मेरे दो दोस्त हैं। एक का सिबिल स्कोर है 800 प्लस। उसे आए दिन लोन और क्रेडिट कार्ड के ऑफर्स आते रहते हैं। वहीं दूसरा दोस्त है जिसका सिबिल स्कोर कम है। उसे 10,000 के पर्सनल लोन के लिए भी कई लोन एजेंसीज और ऐप पर जाकर ढूंढना पड़ा, तब जाकर लोन मिला, वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर और कम पीरियड ऑफ टाइम में वापस करने की कंडीशन पर। लेकिन ये भेदभाव क्यों? बिकॉज ऑफ लो सिबिल स्कोर। इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो इस टॉपिक पर बनाना अच्छा होगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका सिबिल स्कोर अच्छा नहीं है और वह जानना चाहते हैं कि इसे कैसे जल्दी से ठीक किया जाए। अगर आपका सिबिल स्कोर लगभग 680 से नीचे है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि अगर आप आज इस प्रॉब्लम को ठीक करने की कोशिश नहीं करते और आगे जाकर कभी इमरजेंसी में लोन की ज़रूरत पड़ती है तो शायद लोन मिलना मुश्किल हो जाए। फ्यूचर में जब भी आप क्रेडिट कार्ड के लिए, कार, बाइक लोन या होम लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो बैंक या तो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर लोन ऑफ़र करे या हो सकता है कि वो आपको लोन ही ना दें। तो अब बात करते हैं कि आप एग्जैक्टली इसे ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं। ये मेथड्स आपके सिबिल स्कोर को तब भी इंक्रीज़ करने में हेल्प कर सकते हैं जब हाल फिलहाल में कोई ईएमआई पेमेंट डिले हुई हो और उसकी वजह से सिबिल पर फ़र्क पड़ा हो। स्टार्ट करने से पहले एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट कर लेते हैं कि ये सब कुछ एक दिन में नहीं होने वाला। ऐसा नहीं है कि आप आज ये सब करेंगे और कल से आपको लोन के लिए बैंक से ऑफ़र आने लगेंगे। ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ये स्ट्रेटजीज़ अगले कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक आपके सिबिल स्कोर में बड़ा डिफरेंस ला सकती हैं। और इसके लिए बस आपको वीडियो में बताई टेक्निक्स को स्टेप बाय स्टेप समझ के फॉलो करने के लिए थोड़ा सा एफर्ट्स करना होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। चेक क्रेडिट रिपोर्ट। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए, अपनी क्रेडिट रिपोर्ट चेक करके देखें कि एग्जैक्टली सिबिल स्कोर कितने पॉइंट पर है। कैसे चेक करेंगे? एक सिंपल गूगल सर्च करें और आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जो फ्री में क्रेडिट रिपोर्ट चेक करने का ऑप्शन देती हैं, जैसे पेटीएम, पैसा बाजार, सिबिल.com एक्सेट्रा। अगर कोई वेबसाइट आपसे सिबिल रिपोर्ट के लिए पैसे मांगती है तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप उसके लिए पे करें। इतनी सारी फ्री वेबसाइट्स अवेलेबल हैं तो पैसे क्यों खर्च करना। मोस्टली काम की डिटेल्स तो फ्री में मिल जाती हैं, पर आपको कुछ डीप डिटेल चाहिए, ऐसे में वेबसाइट टू वेबसाइट उनके चार्जेस होते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। अब आपके पास रिपोर्ट आ जाए तो उसे ध्यान से रिव्यू करके देखें कि एग्जैक्टली क्या चीज़ आपके स्कोर को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है। और यूजुअली इसका रीज़न इनमें से कोई एक होता है। सबसे कॉमन रीज़न होता है एक या मल्टीपल लेट पेमेंट्स। ये चीज़ आपके सिबिल स्कोर को अगले 7 साल तक इम्पैक्ट कर सकती हैं। टेंशन मत लो, मैं थोड़ी देर में बताऊंगा कि इसे कैसे ठीक करना है। दूसरा, ये चेक करें कि क्या आपका कोई लोन कलेक्शन एजेंसी में तो नहीं गया। अगर ऐसा है तो ये काफ़ी सीरियस बात होती है। ये तब होता है जब आपकी पेमेंट्स इतनी ज़्यादा लेट हो जाए कि बैंक आपसे उम्मीद ही छोड़ दे और फिर वो उस लोन को टोटल लॉस मानकर किसी थर्ड पार्टी कलेक्शन एजेंसी को बेच देते हैं। कलेक्शन एजेंसी उस लोन को यूजुअली बहुत सस्ते में ख़रीद लेती है, मतलब लाखों रुपए के लोन को सिर्फ कुछ हज़ार रुपए में। और नॉर्मली ये तब होता है जब आप 150 से ज़्यादा दिनों तक पेमेंट नहीं करते। तीसरा, ये चेक करें कि क्या आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में कोई मैक्स आउट अमाउंट तो नहीं है। इसका मतलब है कि आपने अपना क्रेडिट कार्ड पूरी लिमिट तक यूज़ कर लिया है या बिना पिछले कार्ड की पेमेंट्स किए उसके अलावा और जितने कार्ड्स या लोन मिल सकते हैं उन्हें ले रखा है। अच्छे सिबिल स्कोर के लिए यह हैबिट ठीक नहीं है। इसलिए अगर आप अपने अकाउंट को मैक्स आउट कर देते हैं तो सिबिल स्कोर काफ़ी ज़्यादा गिर सकता है। ठीक है, अब आप रीज़न जान गए जो सिबिल को डाउन करते हैं। अब एक एक करके इनके सॉल्यूशन को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि लेट पेमेंट केस में आप क्या कर सकते हैं। पहले तो ये समझो कि ये कैसे काम करता है। लेंडर्स यूजुअली लेट पेमेंट के बारे में सिबिल स्कोर एजेंसी को तब रिपोर्ट करते हैं जब पेमेंट 30 दिन से ज़्यादा लेट हो जाए। मान लो आपके लोन की ईएमआई डेट है 1 तारीख, लेकिन आप भूल गए और 10 तारीख को पे किया, तो चांसेस हैं कि कुछ भी बड़ा नहीं होने वाला। बस कंपनी आपसे लेट फीस चार्ज करेगी और अगर पोलाइटली कॉल करके उनसे बोल दो तो अक्सर वो उस लेट फीस को भी माफ़ कर देती है। लेकिन अगर 30 दिन के बाद भी पेमेंट नहीं किया, फिर चांसेस है कि वो लेट पेमेंट आपकी सिबिल रिपोर्ट में शो होने लगेगी और ये चीज़ सिबिल स्कोर को इम्पैक्ट करती है। इसके अलावा हाल फिलहाल की लेट पेमेंट सिबिल को ज़्यादा डैमेज करती है। अगर पेमेंट पिछले महीने लेट हुई है तो वो ज़्यादा इफेक्ट डालती है, लेकिन अगर यही चीज़ 5 साल पहले हुई है तो उसका इफेक्ट कम होगा। सिंपल रूल ये है कि जितनी पुरानी लेट पेमेंट होगी सिबिल पर उतना कम इम्पैक्ट होगा। और लास्ट फैक्टर यह है कि लेट पेमेंट के नंबर भी मैटर करते हैं। मल्टीपल लेट पेमेंट एक लेट पेमेंट से ज़्यादा असर डालती है। अगर आपके सिबिल रिपोर्ट में बहुत सारी लेट और डिले पेमेंट शो हो रही हैं तो इसे ठीक करने के लिए आप ये कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप, जो भी पेमेंट लेट हुई है उसे तुरंत पे कर दें, क्योंकि जितना ज़्यादा डिले होगा सिबिल उतना ज़्यादा डैमेज होगा। 30 डेज़ लेट पेमेंट 90 डेज़ लेट पेमेंट से बेटर होती है। इसलिए कोशिश करें कि अपने बिल्स जितनी जल्दी हो सके पे कर दें, चाहे वो ऑलरेडी लेट ही क्यों ना हो।
अगर आप उसे इग्नोर कर देते हैं तो लगभग 150 से 180 दिन बाद वो लोन कलेक्शन एजेंसी में चला जाएगा, उसे चार्ज ऑफ माना जाएगा और फिर सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। इसके अलावा ट्राई करें कि लोन के टर्म्स नेगोशिएट करें और देखें कि क्या वो आपके अकाउंट को कलेक्शन एजेंसी को ना देकर अपने लेवल पर ही कम से कम में क्लोज कर सकते हैं। रियलिटी यह है कि लेट पेमेंट्स वाले लोन अक्सर एक टाइम के बाद थर्ड पार्टी को सेल हो जाते हैं काफ़ी कम रेट पर, और लोन देने वाली बैंक या कंपनी को काफ़ी पैसों का लॉस होता है। इसलिए ज़्यादातर कंपनीज कुछ पैसा मिलना ज़ीरो मिलने से बेटर समझती हैं और नेगोशिएशन करना प्रेफर करती हैं। तीसरी बात, अगर आपने ऑलरेडी लोन पे कर दिया है लेकिन फिर भी वो आपकी सिबिल रिपोर्ट में लेट पेमेंट शो हो रही है, तो लोन कंपनी को कॉल करके पोलाइटली रिक्वेस्ट करना ठीक रहता है कि क्या वो इसे रिमूव कर सकती हैं। अच्छा, एक बात, ऐसा करने के लिए वो बाउंड नहीं है, लेकिन एक कहावत है, पोलाइटली बात करने से काफ़ी काम हो जाते हैं, इसलिए ट्राई करने में क्या जाता है। अगर लोन एंट्री रिमूव हो जाती है तो सिबिल रिपोर्ट में पेड पेमेंट शो होती है, जिसका पॉजिटिव असर सिबिल स्कोर पर पड़ता है। चौथी बात, अगर ये सब फेल हो जाए तो अपनी क्रेडिट रिपोर्ट में ऐसी मिस्टेक्स ढूंढें जो लोन कंपनी या थर्ड पार्टी कलेक्शन एजेंसी की तरफ से हुई हो। एक ज़रूरी बात ध्यान रखें, यहाँ कभी झूठ मत बोलो। हाँ, अगर पेमेंट डेट्स या किसी और डिटेल में उनकी कोई गलती मिले तो आप उसे फॉल्स एंट्री बोलकर डिस्प्यूट कर सकते हैं। अगर कंपनी प्रूफ नहीं कर पाती कि इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट है तो उन्हें वो एंट्री रिमूव करनी पड़ेगी, यानी वो अमाउंट पेड में शो होने लगेगा। ऐसा करने से अगले कुछ महीनों में आपके सिबिल स्कोर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ सकता है और इसमें आपका कोई पैसा भी खर्च नहीं होता। अब बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ, हाउ टू हैंडल कलेक्शन अकाउंट्स। जब आप लेट पेमेंट के इशू को हैंडल कर लेते हैं तो अगला टॉपिक है कलेक्शन एजेंसी में गए लोन को हैंडल करना। तो ये आपकी सिबिल रिपोर्ट को अगले 7 साल तक इम्पैक्ट कर सकता है। जैसा मैंने बताया था कि ये तब होता है जब आप 150 दिन से ज़्यादा लेट हो जाते हैं। तब बैंक सोचता है कि शायद अब वो पैसा कभी वापस नहीं मिलेगा, इसलिए वो उस लोन को टोटल लॉस मानकर किसी थर्ड पार्टी कलेक्शन एजेंसी को बहुत कम प्राइस पर बेच देता है। फिर वही कलेक्शन एजेंसी फ़ोन करके बार बार बोलती है कि आपको पूरा पैसा देना है, और कभी कभी धमकी भरे तरीके भी यूज़ करती हैं ताकि आप पेमेंट कर दें। जब आपका लोन कलेक्शन एजेंसी को जाता है तो ये भी आपकी सिबिल रिपोर्ट में शो होने लगता है। अब इसे हैंडल करने के लिए ये स्ट्रेटजीज़ हैं। सबसे पहला स्टेप तो यही है कि अगर आपको कोई एरर या मिस्टेक दिखे तो उसे डिस्प्यूट करो। मान लो आपने लोन पे कर दिया लेकिन फिर भी रिपोर्ट में अनपेड शो हो रहा है, तो डिस्प्यूट फाइल कर दो। डिस्प्यूट करने के बाद उनके पास 30 दिन होते हैं रिस्पॉन्ड करने के लिए। अगर आपको लगता है कि कलेक्शन एजेंसी की तरफ से एरर है तो उनसे बोल सकते हैं कि वो इस लोन को वैलिडेट करें और प्रूफ दें कि ये लोन सच में आपका है और अभी तक अनपेड है। उन्हें प्रूफ करना पड़ेगा कि लोन का जितना अमाउंट वो डिमांड कर रहे हैं वो वैलिड है और आपका ही है। अगर वो प्रूफ नहीं दे पाते तो उन्हें उस पेमेंट एंट्री को रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे लोन अक्सर 7 साल के दौरान कई बार बाई और सेल होते रहते हैं, इसलिए काफ़ी चांसेस हैं कि कहीं ना कहीं रिकॉर्ड में कोई एरर हो जाए जिसका आप एडवांटेज लेकर उसे रिमूव करा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है नेगोशिएशन कर लें, लोन अमाउंट पे करने के बदले उस एंट्री को क्रेडिट रिपोर्ट से रिमूव करने के लिए। नॉर्मली जब आप पेमेंट कर देते हैं तो कलेक्शन एजेंसी को इसे क्रेडिट रिपोर्टिंग एजेंसी तक इन्फॉर्म करके लोन की एंट्री रिमूव करनी होती है। कई बार वो अपना पैसा लेने के लिए एग्री कर लेते हैं कि अगर आप पेमेंट कर दो तो वो एंट्री हटा देंगे। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझ लो, कलेक्शन एजेंसी अक्सर आपका लोन बहुत कम प्राइस पर खरीदते हैं। मान लो आपका 1 लाख का लोन कलेक्शन में गया, हो सकता है कलेक्शन एजेंसी ने उसे सिर्फ 30,000 में ख़रीदा हो, इसलिए उसके ऊपर जो भी पैसा मिलेगा वो उनका प्रॉफिट है। इसी वजह से कभी कभी आप 1 लाख के लोन को नेगोशिएट करके 40-50 हज़ार रुपये में भी सेटल कर सकते हैं और उसे सिबिल रिपोर्ट से रिमूव भी करा सकते हैं, क्योंकि उन एजेंसी के लिए कुछ पैसा मिलना ज़ीरो पैसा मिलने से बेटर होता है, इसलिए उन्हें इसके लिए एग्री होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि अगर आप कलेक्शन एजेंसी को फुल पेमेंट कर देते हैं तो भी कभी कभी सिबिल स्कोर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं होता, क्योंकि भले ही वो पेड दिखने लगे लेकिन रिपोर्ट में तो ये शो होगा कि आपका अकाउंट कलेक्शन एजेंसी में गया था और वो 7 साल तक रिपोर्ट में रहता है। ऐसे केस में कलेक्शन एजेंसी को लोन पे करने के बाद क्रेडिट रिपोर्टिंग एजेंसी को इसके लिए डिस्प्यूट फाइल करें उस लोन एंट्री को रिमूव करने के लिए। फिर क्रेडिट रिपोर्ट एजेंसी कलेक्शन एजेंसी से उस लोन को वैलिडेट करने को कहेगी। अगर वो कलेक्शन एजेंसी आपकी लोन पेमेंट कंफर्म कर देती है तो कुछ ही दिनों में, और अगर वो कंफर्म नहीं करते तो 30 दिन के अंदर वो एंट्री सिविल रिपोर्ट से रिमूव हो सकती है। बस एक बात याद रखें, यह सब अपनी अंडरस्टैंडिंग से करें और कोई भी लोन पे करने से पहले प्रॉपर रिसर्च ज़रूर करें। अब तीसरी चीज़, अगर आपके क्रेडिट रिपोर्ट में कोई मैक्स आउट अकाउंट्स है तो ये काफ़ी आसानी से ठीक हो सकता है। क्रेडिट रिपोर्टिंग एजेंसी बस ये देखना चाहती हैं कि आप अपने सारे क्रेडिट को फुल लिमिट तक यूज़ नहीं कर रहे हैं और अपने टोटल अवेलेबल क्रेडिट का सिर्फ छोटा सा हिस्सा यूज़ कर रहे हैं।
इसका आइडियल सॉल्यूशन ये है कि आप अपने टोटल क्रेडिट लिमिट का 50% से कम यूज़ करें। इससे आप एक सेफ बोरोवर लगते हैं और इस वजह से सिबिल स्कोर भी इम्प्रूव होता है। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को मैक्स आउट कर रहे हैं तो सबसे पहले तो ऐसा अवॉइड करना चाहिए। इसके लिए सबसे फास्ट और इजी सॉल्यूशन है अपने क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को पे कर दें। जब आप अपना बैलेंस पे करके इसे कम कर देते हैं तो इससे क्रेडिट यूटिलिटी कम हो जाती है और 1-2 हफ्तों के अंदर ही सिबिल स्कोर इम्प्रूव हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है कि सारा बैलेंस पे कर सकें तो एक और सॉल्यूशन है जो थोड़ा अजीब लग सकता है और वो है और ज़्यादा क्रेडिट कार्ड लेना। अब ये कैसे काम करता है चलो बताता हूँ। क्रेडिट एजेंसी को ये मैटर नहीं करता कि आपने कितने रुपए का लोन लिया है। वो बस ये देखना चाहती हैं कि आप टोटल अवेलेबल क्रेडिट लिमिट के कंपैरिजन में कितना अमाउंट यूज़ कर रहे हैं। मान लो आपके पास 1 लाख रुपए की क्रेडिट लिमिट है और आपने पूरे 1 लाख रुपए खर्च कर दिए, तो इसका मतलब आपने क्रेडिट कार्ड को मैक्स आउट कर दिया। लेकिन अगर आपके पास 4 कार्ड्स में 1-1 लाख रुपए यानी टोटल 4 लाख की लिमिट है और आपने 1 लाख रुपए खर्च किए, तो यहाँ आप सिर्फ 25% क्रेडिट लिमिट ही यूज़ कर रहे हैं, जो कि अच्छा माना जाता है। इसलिए एक टेक्निक जो कई फाइनेंशियली स्मार्ट लोग यूज़ करते हैं कि वो ज़्यादा क्रेडिट लिमिट वाले मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स रखते हैं। इससे क्रेडिट लिमिट का यूजिंग परसेंटेज लो रहता है और सिबिल स्कोर इम्प्रूव होता रहता है बिना एक्स्ट्रा पैसे पे किए। इस ट्रिक को जिम्मेदारी से यूज़ करना ज़रूरी है। मैं किसी ऐसे इंसान को ये मल्टीपल कार्ड्स लेने वाला मेथड यूज़ करने की एडवाइस नहीं दूंगा जो ऑलरेडी अपने क्रेडिट कार्ड को मैक्सिमम लिमिट तक यूज़ कर रहा हो। अगर आप खर्चों पर कंट्रोल नहीं कर पाते तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि अपने क्रेडिट कार्ड बैलेंस को पे कर दें और नया कार्ड लेना अवॉइड करें जब तक ये हैबिट कंट्रोल ना हो जाए। लेकिन अगर प्रॉब्लम सिर्फ लो सिबिल स्कोर की है तो फिर नया क्रेडिट कार्ड लेकर उसे केयरफुली यूज़ करना आपके सिबिल स्कोर को काफ़ी इम्प्रूव कर सकता है। इस पूरे प्रोसेस में आपको किसी थर्ड पार्टी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। इन टेक्निक से फ़ायदा ये होगा कि फ्यूचर में जब भी आप बाइक, कार, होम या बिजनेस लोन अप्लाई करेंगे तो अच्छा सिबिल स्कोर आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट पर लोन लेने में हेल्प करेगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखकर आपको समझ आया होगा कि इस तरह के टॉपिक्स हमारी फाइनेंशियल लाइफ में कितना ज़रूरी हैं, जो कि स्कूल में नहीं सिखाए जाते। मेरा एम यही है कि चैनल के ज़रिए इसी तरह की फाइनेंशियल एजुकेशन आपके साथ शेयर करूं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।